नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज तक आपकी मुलाकात कराई राजनीतिक शख्सियतों से, लेकिन आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी सहकारी संस्था के प्रबंध निदेशक से जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार के साथ सहकारिता जो कंपनीज होती है वो आगे बढ़ रही हैं और देश के लिए और देश हित में कार्य भी कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इफ्को की, इंडियन फर्टिलाइजर्स फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और ये 60 के दशक में ये सहकारी संस्था थी और 40,000 से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े। आज तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और इस पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ है प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पहले आपका, और हमसे बात करने के लिए। और हमें बताना चाहेंगे कि हमारा जन्म 3 नवंबर 1967 को हुआ था। उस समय देश में जो खाद्यान्न की समस्या थी बहुत विकराल थी, और हमारे पास ऐसा था कि हमारे पास 70% जो फर्टिलाइज़र था उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो कोऑपरेटिव करते थे, लेकिन उनकी कोई अपनी संस्था नहीं थी। तो कुछ अमेरिकन कोऑपरेटिव लीग ऑफ यूएसए ने अपने यूएसएड के तहत ये सुझाव दिया कि किसानों की एक संस्था बनाई जाए, सहकारी संस्था बनाई जाए, क्योंकि सहकारिता के ही रूप में वो लोग आए थे। तो इफ्को का जो रजिस्ट्रेशन हुआ 3 नवंबर 1967 को, उसमें केवल उस समय हमारे पास 5 लाख रुपए की पूंजी थी और हमारे पास 57 मेंबर थे। आज हम एक इतनी बड़ी संस्था हो गए विश्व भर की कि विश्व में यूनाइटेड नेशन की कोऑपरेटिव मॉनिटर ने पिछले 4 वर्षों से इफ्को को नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में स्थान दिया है। और हमारी खाली सहकारिता नहीं, हमारे 17 और भी हमारी जॉइंट वेंचर्स हैं, जिसमें इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है। विदेशों में भी मेरे प्लांट हैं, 5 प्लांट विदेशों में हैं, 5 संस्थाएं विदेशों में हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से और सच्चे इरादे से कोई काम किया जाए तो कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। और ये हमने उस समय जो था इफ्को एक सोच के रूप में आया था, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आया था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये सफल होगा कि नहीं। उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं था, पर आज ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि सहकारिता में भी वह कुछ सोच सकता है। आज हमारे पास सारी पूंजी जो है वो सहकारिता की है, उसमें जुड़े हुए किसानों की है। 36,000 सोसाइटियाँ हमारी मेंबर हैं, और हम लोगों ने लगातार ऐसे काम किए हैं। जो भी संस्था हमने बनाई उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहली बात, वो संस्था जो है फ़ायदेमंद होनी चाहिए। दूसरी बात, वो संस्था हमारे किसानों की हितों की रक्षा करे, हमारे सहकारिता के लिए बढ़ावा हो। उसी दिशा में हम लोगों ने कदम रखा है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो किसानों से जिसका संबंध न हो। जैसे कि जब इंश्योरेंस खुलने लगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो हमने सोचा, हमारे मेंबरों ने सोचा, हमारे बोर्ड ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी संस्था हम लोग बनाएं इंश्योरेंस में जो किसानों के हितों की रक्षा करे। तो जब हमने इसमें अपना जॉइंट वेंचर जापान के साथ किया, और जापान की सबसे बड़ी कंपनी है टोक्यो मैरिन, उसके साथ जब हमने करार किया, तो हमारा पहला करार यही था कि जो हमारा फर्टिलाइज़र बिकेगा, हर बैग के फर्टिलाइज़र में 4,000 रुपये का इंश्योरेंस होगा। और मैं गर्व, किस ईयर में सर? आज से 17 साल पहले, 17 साल पहले 4,000। हाँ, 2000 में हमने शुरू की थी वो संस्था, और सबसे पहले हमने यही पॉलिसी लाई। और हमने कहा उसमें कुछ नहीं होगा, जो रसीद है वही उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा साहब ये तो हो ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसा हो ही नहीं। हमने हुआ जो नहीं है वो यहाँ होगा, क्योंकि सच्ची तरीके से हो रहा है। रसीद है, वो पॉलिसी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हम लोग देंगे, जो वहाँ नॉमिनी होगा उसी को उसमें उसका लाभ मिलेगा। ये कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसकी खदा न खाता स्वर्गवास हो गया तो उसमें उसको मिलेगा। और फिर मैं IRDA के चेयरमैन के पास गया और मैंने कहा लो कॉस्ट पहली दफ़े हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं, आप कृपया इसे अप्रूव करिए। उन्होंने उसको अप्रूव किया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ
कि आज जब देश में आप जगह जगह देख रहे हो कि इंश्योरेंस की ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, वो पॉलिसी, तो मुझे गर्व है कि आज से 17 वर्ष पहले जो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू किया था, आज वो मूवमेंट हो गया है। तो इफ़को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आई थी, आज एक मूवमेंट है, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी हमारी सफलता रही है। सर, आपके दायरे की बात हो गई, आपने किस तरीके से दायरा और आपने इतिहास बताया कि 57 लोगों के सदस्य थे और आज लगभग विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। सर, इस सब के पीछे तमाम मेहनत हुई, तमाम चीज़ें हुई, आपने बताया दिन रात जाग के आप लोगों ने पॉलिसीज बनाई, किसानों के हित की बात की। सर, किसान से आप लोग चर्चा भी करते हो, आप उन लोगों को राय भी देते हो, और खाद जब लेते हैं वो आपसे, तो खास तौर से आपसे जानकारियां लेते हैं, लेकिन फसल तैयार होने आने के बाद क्या आप उनकी किस तरीके से मतलब सहायता करते हैं या उनको राय देते हैं? देखिए, वहीं पर मेरा ये मानना है कि भारत का किसान जो है बहुत बुद्धिमान है और नई चीज़ को बहुत जल्दी अपने में आत्मसात करता है। और इसलिए हमने ये देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, और इसमें मैं तारीफ़ करना चाहूँगा सरकार की उस बारे में कि डिजिटल का इतना अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार हुआ कि आज 110 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। मैं अपने 50वें साल में देश के 125 स्थानों में जा रहा हूँ। मतलब पीएम अभियान का जो डिजिटल अभियान है उसके लिए इफको भी अब कार्यरत कर रहा है। मैं भाई आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं 125 स्थानों में जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेंबर जो हैं अरुणाचल में भी हैं, कच्छ में भी हैं, अंडमान में भी है, लेह में भी है। और आज से हमारा उत्तर प्रदेश का एक मेजर भ्रमण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जगह जगह मैं जा रहा हूँ। वहाँ रोज़ कम से कम 2000 से 2500 किसानों से मिलता हूँ, स्वयं हर किसान से मिलता हूँ, अपनी सब सोसाइटी से मिलता हूँ, और मैंने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया, शायद एक और दो छोड़ के, मैं अब तक पर्सनली 1.5 लाख किसानों से ज़्यादा मिल चुका हूँ, देश के हर भाग में, हर भाषा में, हर रंग से, हर धर्म से। और हमने आज तक ये देखा कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो ये डिजिटल इंडिया हो गया ना। तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इसमें सक्सेसफुल हुई। तो मैंने ये सोचा, हम लोगों ने ये सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल भारत कहाँ रहेगा? डिजिटल भारत को डिजिटल इंडिया से जोड़ना है ना। और भारत कहाँ है? रूरल एरिया, गांव में है। भारत कहाँ है? किसानों में है। तो किसानों को हम परिभाषा बता, डिजिटल को जोड़ दें, जी जी, और हम उसको जोड़ दें तो डिजिटल इंडिया का पूरा हो गया ना सपना। तो कोऑपरेटिव जो है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, हम इकोनॉमिक भी हैं, वॉलंटरी भी हैं, हमारे दोनों पक्ष हैं। हाँ, और दो साइड है कॉइन के, और हमें वो कॉइन का बैलेंस करना है। इकोनॉमिकली जो हम काम करें वो इकोनॉमिकली वायबल हो, आर्थिक रूप से सही हो, और जो हम सेवा करें वो वॉलंटरी हो। ये जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, वहीं पे सहकारिता सक्सेसफुल होती है। मेरे सहकारी भाइयों और बहनों से भी जहाँ मैं जाता हूँ यही निवेदन करता हूँ कि यदि हम लोग 50 साल में यहाँ पहुँचे हैं तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? आप में क्यों आत्मसंबल नहीं आ सकता है? ज़रा सोचिए, अपने में हम में क्या अंतर है, आप उस अंतर को दूर करिए। तो एक संदेश के साथ, एक आशा के साथ, एक नई सोच उनमें 50वें वर्ष में मैं ला रहा हूँ, हमारी सहकारिता में भी और हमारे किसानों में भी, कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्या है आपकी? वो आपकी दुर्गा है, वो आपकी सरस्वती है, वो आपकी लक्ष्मी है। इसको आप जैसे चाहो उसको इस्तेमाल कर लो। तो हमारे साथ जुड़ो। हमने शुरू किया इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने क्यों किया? और वो मैं 13 भाषाओं में एक साथ चला रहा हूँ। भारत की जो 13 मुख्य भाषाएं हैं उसमें कॉन्करेंटली चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि उसका सॉफ्टवेयर, उसका मैनेजमेंट, उसके जो कॉल सेंटर हैं 13 भाषाओं में कॉन्करेंटली रन करना कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने किया इस कार्यक्रम को कि बिना एक पैसा किसान का लगे हुए इसमें वो जुड़ सकता है। ऑलरेडी उसमें हमारे पास 1.8 करोड़ 180 लाख किसान जुड़ चुके हैं, सहकारी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं, हर भाषा के लोग जुड़ चुके हैं, लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं।
तमिल का आदमी हमें कुछ लिख कर भेजता और हिंदी वाले के बारे में जानना चाहता है, ट्रांसलेशन करके हम उसको पहुंचाते हैं। जो भी हमारी सूचना है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर की 360 डिग्री से हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो हम वहाँ पर एक दूसरे को पहुँचाते हैं। तो ये भारत के किसानों का जो भाषा का अंतर था, वो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल भारत के द्वारा तोड़ा गया है और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक सोच है हमारी, ये फिर हमारा एक एक्सपेरिमेंट है और मुझे उम्मीद ये एक्सपेरिमेंट एक मूवमेंट हो सकता है। 17 साल पहले कुछ शुरू किया, वो आज मूवमेंट है। 50 साल पहले हम लोग आए, वो एक सोच थी। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो एक सोच है। तो हमारे हर एक, मैं समझता हूँ अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छी सहकारी संस्था चलाने के रूप में, यदि हमारा कुछ कर्तव्य है तो उसे हमें पूरा करना चाहिए। हम लोग कभी ये नहीं देखते कि हमें क्या रिवार्ड मिलेगा, हमें क्या होगा। हमें जो करना है वो करते रहना है। तो उसी में हमने, देखिए इसमें कोई भी ऐसी, जब केमिकल फर्टिलाइज़र है, मैं समझता हूँ हम सबसे बड़े केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं देश में, इफ्को। तो सर ये तो काफ़ी प्राकृतिक के खिलाफ होता है। बिल्कुल। और हमने रियलाइज़ किया कि जब हम बने थे उस समय हमारे यहाँ एक एक दाने के लिए लोग तरसते थे। शिफ्ट माउथ PL 480 हम लोग लेते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दे दिया कि जय जवान जय किसान और एक दिन में एक दिन उपवास रखो। मैंने भी 16 वर्ष सोमवार का उपवास रखा, उनके समय में शुरू किया था। हाँ। और देखिए हमारा ये मानना था उस समय फर्टिलाइजर ने देश में हरित क्रांति की उस जमाने में, ये लेकिन वो रासायनिक थे ना सर। वही कह रहा हूँ, हरित क्रांति की। उस समय पर नए तरीके के बीज आए और रसायन या अपनी फर्टिलाइजर आई, हरित क्रांति हुई। अब जब हमारा दुनिया में जब वातावरण बदला, जब दुनिया में गर्मी बढ़ी, जब हमने ये देखा कि हमारे पानी, हमारी रसायन, इनकी जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है उस तरीके के इस्तेमाल करने में कहीं हमारी त्रुटि हुई, कहीं हमारे सबकी त्रुटि हुई, पॉलिसी मेकर की भी हुई, हम लोगों की भी हुई। हम लोग कि इतना दूर का सोच नहीं पाए कि कितना नुकसान हो रहा है। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें अब अपनी धारा बदलनी होगी, हमें अपना डायरेक्शन बदलना होगा। तो इसलिए हमने अब शुरू किया कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो ज़मीन है, जिसने आपको पुरखों की जो ज़मीन आपके पास आई, वो आपकी धरोहर है, आपकी संपत्ति नहीं है। ये आपने अपने बच्चों को दे के जाना है। तो आप किस उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं सर? तो अब पाया है, तो हमने उनसे कहा देखिए आप जिस तरीके से अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर फेंक रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड फेंक रहे हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप उसमें बैलेंस लाइए, आप उसमें बायो फर्टिलाइजर लाइए, आप उसमें कंपोस्ट लाइए, आप उसमें हरी खाद लाइए, आप उसका बैलेंस करिए। खाली नाइट्रोजन यूरिया मत फेंकिए, NPK का बैलेंस करिए, सॉयल का बैलेंस करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का बैलेंस करिए। इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम तो अपनी ज़मीन को भारत माता बोलते हैं, तो माता के साथ दुर्व्यवहार नहीं। माता ने आपको इतने साल खिलाया है, अब उसका ध्यान रखना हम लोग कर्तव्य है। तो इससे उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमने देर आए लेकिन दुरुस्त आए, दुरुस्त आए और समय पे आए, और भारत सरकार भी इसमें कर रही है। देखिए उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया, उन्होंने सर यूपी सरकार ने भी सॉइल टेस्टिंग शुरू की है। तो ये कहा, और हम लोग सॉइल टेस्टिंग आज से 50 साल से करते आ रहे हैं। हमारे 3 इंस्टीट्यूट चलते हैं। कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट हमारी जो है, जब हमने शुरू किया उस समय कोई सॉइल टेस्टिंग की बात भी नहीं करता था। हम लोग हो सकता 1000 टेस्ट उस समय सैंपल टेस्ट करते होंगे, आज हम 1 लाख सैंपल टेस्ट करते हैं। तो हमारे साथ उदय शंकर अवस्थी जी हैं, प्रबंधक निदेशक इफ्को। इन्होंने बताया कि किस तरीके से रासायनिक उर्वरकों से इन्होंने तौबा कर ली है और अब किसानों को बायो जो ऑर्गेनिक खादें हैं उसके बारे में बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया से जुड़ गए हैं और डिजिटल भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। तो ये था उद्देश्य इफ्को का और ये लक्ष्य।
ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद जो चर्चा है वो जारी रहेगी उदय शंकर अवस्थी के साथ, और ये जानेंगे कि आखिर किसानों के साथ इस समय सरकार की अलग अलग पॉलिसी है, उन पर भी चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि कर्ज माफी से लेकर बीमा फसल तक जो सरकारों की योजना है कहां तक सफल हुए। जी अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं इफ्को के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी जी। उदय जी, इससे पहले बात कर रहे थे कि रासायनिक और ऑर्गेनिक का किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। आपने कहा कि रासायनिक से उतनी तौबा तो कर लेनी चाहिए जितना हम लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसमें मिश्रण और यह बैलेंस लाना चाहिए, ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन सर, अगर बात की जाए तो आप लोग इफ्को का साथ देश के अलावा भी अन्य देशों में देखते हैं, वहां पे भी आपकी जो समिति है वो काम कर रही है। वहां में और यहाँ में क्या फर्क आता है, क्योंकि आप वहां पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे किस चीज की कमी आपको लगती है? सच बात तो यह है कि मैंने यहाँ देखा है कि हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्स है ना, उनको नष्ट करने की बहुत आदत है। जैसे पानी है, अब पानी में हमने हर जगह देखा, हर देश एक बूंद एक अनाज, एक दाना अनाज, इस सिद्धांत पे काम करता है। हमारे यहाँ भी जब हमने शुरू किया तो हम हर चीज़ ये समझते हैं हमें ये फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो। ये सब जो है अपने नेचुरल रिसोर्स को ख़राब करने का तरीका है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बाकी देश अपने नेचुरल एयर, हवा को, पानी को, जो 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 जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व, और हमारा तो धर्म ही पंच तत्व पे टिका हुआ है, सूर्य जल अग्नि पृथ्वी। हाँ हाँ, और उसका हम सबसे अधिक दुरुपयोग करते हैं। हमें उसकी तरफ सोचना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आपको लगता है ये एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल न करना बल्कि बर्बाद करना। और उसमें मैं समझता हूँ कि अधिकतर सरकारों ने पूर्णतया सहयोग दिया है उसको ख़त्म करने में। मेरी ये व्यंग आपका किस तरफ है सर? हर तरफ है, हर सरकार ने किया है, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा। इसलिए हमको इसमें जनता को सोचने का तरीका बदलना चाहिए। जनता को ये करके, लोगों को ये कह के कि हमें ये चीज़ मुफ्त मिल जाए या कम दाम पे मिल जाए, उसका आप सही इस्तेमाल करो, फिर आप कहो। तो उस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, अगर बात की जाए कृषि निवेश की, तो कृषि निवेश की तरफ भी इफ्को का काम तेजी से बढ़ रहा है। उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं और क्या लक्ष्य है आपका? मेरा ये मानना है कि किसानों को इस बात के लिए बताना कि किस तरीके से वे अपनी लागत कम कर सकते हैं, किस तरीके से वो अच्छी पैदावार कर सकते हैं। मैं जब पंजाब में था तो मैंने पंजाब के किसानों को कहा कि आपको पता है कि जो आपका अनाज, गेहूं और चावल जो आप पैदा करते हो ना, उसमें जिंक की कमी हो गई है। आपको पता है जिंक की कमी होने से आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, या ध्यान दीजिए। बोले नहीं साहब, हमने आप ध्यान दीजिए। तो जिंक की कमी क्यों कमी हुई? क्योंकि आप 60 तो भाग डालते हो यूरिया का, 1-2 भाग डालते हो फास्फेट का, 1 भाग डालते हो पोटैश का। तो जो ज़मीन है, तो यूरिया का काम है उसको माइन करना, तो सब निकाल के ले गई। आपका जिंक है, बोरान है, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है, निकाल दिए। तो ज़मीन तो आपकी माता तो खोखली हो गई ना, बंजर हो गई। तो उस तरफ आपका कहाँ ध्यान है? और उसमें ज़्यादा पानी डाल रहे हो, ज़्यादा केमिकल डाल रहे हो, तो केमिकल से आप बनाने लगे ना। हमने उस तरफ ध्यान दीजिए कि आप आज देख रहे हो और कल नहीं देख रहे हो। तो वही मेरा ये सबसे अनुरोध है। मैं भी ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हूँ कि अनुरोध कर सकता हूँ। अनुरोध है कि सबको इस पे ध्यान देना चाहिए। अपने देश में असीमित संसाधन नहीं है। अपने देश में सीमित संसाधन और असीमित जनता है, असीमित लोग हैं, और सीमित और असीमित का बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। सर, जिस तरीके से भी आपने बात की कि मुफ्त की आदत लग गई है, और ये आदत इस तरीके से लग गई है कि हम लोगों के समाज के अंदर रहकर इसको खोखला कर रही है। लोगों को मांगने की आदत होती है, काम करने की आदत नहीं रही। कर्ज माफी को किस तरीके से देखते हैं?
मैं तो इस पर एक इंटरव्यू यूनाई को दे चुका हूँ और मुझसे कई लोगों ने उस पर मेरे पास सवाल भी करने शुरू कर दिए हैं। मैंने जब कहा ना, मैं किसी भी चीज़ के मुफ्त देने के खिलाफ हूँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कर्ज हो, क्योंकि रिबेट आप देने के भी खिलाफ है सर। हाँ? रिबेट की कुछ नहीं, देखिए, रियायत दी जाए। जब आप रिबेट और किराया देते हैं ना, तो उसका भी एक समय सीमा होती है। आप रिबेट और किराया क्यों देते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी इनकम, आपका फ़ायदा शायद ज़्यादा हो रहा है, तो आपने रिबेट दे दिया। पर आप समझें, रिबेट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मुझे इससे खुद कुछ फ़ायदा होगा, तो रिबेट गलत है। चाहे जिस रूप में खुद देखें आप, स्वयं आप किस रूप में देखते हैं वो लक्ष्य पे निर्भर करता है। लेकिन लक्ष्य और स्वयं में एक अंतर है। तो मेरा ये मानना है कि मैं तो उस व्यवस्था में पला हूँ और बड़ा हुआ हूँ जिसमें खुद मेहनत करके कमाना और खाना सीखा है। ये कमाना और खाना यदि हम भूल गए ना, तो हम देश नहीं रह जाएंगे। मुझे चाइना याद आता है 1948 के पहले। उसको लोग वहाँ बोलते तो ओपियम कंट्री। सब लोग वहाँ अफीम खा के पड़े रहते थे। तो क्यों अफीम खा के पड़े रहते थे? आज चाइना कहाँ है? हम लोगों को खुद स्वयं अब हम लोगों को स्वयं ये प्रश्न करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो यदि हम अपने देश को चाहते हैं, और आप लोग नौजवान लोग हो, यदि आप चाहते हो कि हमारा देश, हम उसी गर्व के साथ खड़े होके कह सके हम भारत देश के रहने वाले हैं, तो मेहनत करना सीखिए। मुफ्त में लेना मत सीखिए, किसी के आगे हाथ फैलाना मत सीखिए। यही मैं अपने किसानों को कहता हूँ कि आप कर्ज माफ़ी क्यों देखते हो? मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ, आप इस सलाह से अपनी खेती कम कर सकते हो, अपना वो कर सकते, अपनी खेती बढ़िया कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से आप फायदा उठा सकते बढ़ा सकते हैं। आज डिजिटल का ज़माना है, वही मैंने बार बार कहा है, फ़ोन के बारे में भी आपको कहा है। तो एक कहने का और बात करने का तरीका है। चूँकि हम लोग निस्वार्थ भाव से बात करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं और खुलेआम कह सकते हैं कि कर्ज माफ़ी गलत है। हमें किसान को स्वावलंबी बनाना। आज उसकी, मैं जहाँ जा रहा हूँ एक बात तो मुझसे कह रहे हैं, मेरी फसल का अच्छा दाम मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए। तो फसल का अच्छा दाम और सही दाम सीधे क्यों नहीं दे सकते उनको? मेरा तो मानना है कि आप सारी सब्सिडी बंद करके उसको सीधे फसल का दाम दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आज भी आप कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हो। मैं तो अधिकतर लोगों को जानता हूँ कि कर्ज माफ़ी होती कैसे है। हमारे यहाँ पे टैक्सेस, जो महाजन है वही कर्ज देता है, वही बैंक से ला करके उसको कर्ज दिलाता है, वही शोर मचा के माफ़ी कराता है। आज देखिए, जब शहरों में टमाटर और प्याज और आलू का दाम बढ़ता है, तो आपका टेलीविज़न 24/7 दाम बढ़ गया। पर जो किसान वही फसल अपने खेत में, उसको निकालने के पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो वहीं खेत में जब उसको हल चला के या ट्रैक्टर चला के वहीं डाल देता है, तो कोई टेलीविज़न नहीं जाता। तो जो उसकी मुख्य समस्या है, वो समस्या है कि आपने पूरा APMC ऐड कर दिया, मंडी एक्ट कर दिया, सरकारों ने उसमें से टैक्स ले लिया, अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे दी, तो हमारी व्यवस्था ही में अंतर। सर आपने जिस तरीके से बताया कि व्यवस्था में अंतर है, तमाम चीज़ें, सर एक चीज़ और एक क्षेत्र बहुत बड़ा चुनौती बना है यहाँ पूरे देश में। अगर राजनीति की भी बात करें या किसानों के हित की बात करें, तो बुंदेलखंड का नाम सबसे पहले आता है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या, वहाँ का किसान भूखों मर रहा है और सबसे ज़्यादा मौतें उस क्षेत्र की होती हैं। उस दिशा में इफ़को ने क्या काम किया, और ख़ास तौर से क्योंकि वहाँ पे ज़मीनें बंजर हैं, सूखा है, वहाँ पे किस तरीके से आप लोग काम करते हो और वहाँ पर बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, फिर आपको बताया कि हमारा काम क्या है। हमारे पास पैसे होते हैं बहुत लिमिटेड पैसे में वहाँ का राज्य का प्रशासन और वहाँ की सरकार यदि हमारे साथ आती है, तो आपको बता दें वहाँ बंडर हो सकता है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया भुज में, और वहीं हमारा प्लांट है कांडला में, 26 जनवरी को सवेरे हुआ। मुझे 26 जनवरी को पता लगा, मैं तुरंत
जो सबसे पहली फ़्लाइट मिली अहमदाबाद में पहुंचा, कलोल में हमारा प्लांट है। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, रात हो गई। मैंने वहाँ एक ट्रक का इंतज़ाम किया, खाने वाने का सामान रखा, एक ट्रक और एक हमारी गाड़ी में एक ड्राइवर तैयार हुआ मेरे साथ चलने के लिए। उसको लेके हम पहुँचे वहाँ कच्छ, अपने कांडला प्लांट में। साथ चारों तरफ भुज में, हम लोगों के गांधीधाम में, भुज में सब कुछ गिर गया था। हम लोगों ने तुरंत एक टेंट लगाया, सब व्यवस्था शुरू की। उसके बाद हम इजराइल से टेक्नोलॉजी लेके आए ड्रिप इरिगेशन की। और पानी का आप समझते हो इतना बड़ा रेगिस्तान है, आज वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का डेट्स का और पोमेरेनियन, खजूर और अनार का। तो क्या बुंदेलखंड में हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या बुंदेलखंड में हम 1 ड्रॉप 1 ग्रेन का प्रिंसिपल नहीं ला सकते हैं? क्या हम वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकते हैं? क्या हम वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? तो हमें व्यवस्था करने की आवश्यकता है, हमारी अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्या पैदा हो सकता है उसके बारे में के साथ मिलकर उधर कुछ क्षेत्र में नहीं, हम लोग काम करें, लेकिन हमारे साथ ये काम को आगे बढ़ाना है तो वही बढ़ सकता है जब सरकार या वहाँ का प्रशासन आए। क्यों हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम सब कुछ वहाँ बदल सकते हैं, पर वहाँ आए लोग बाग और हुआ। सर ये रही बात, और आपने बताया जैविक और उसकी, सर वहाँ पे किनुआ जैसी फसलें भी होती हैं जो आज बहुत कम पैसे में, लागत में और ऐसी जगह के सूखे में वो उगाए। किनुआ के बारे में भी आप बता सकते हैं कि सर किनुआ भी उग सकता है कम पानी में, सबसे कम पानी में? नहीं, हम तो बता रहे हैं हमारे यहाँ किनुआ तो है ही है, पर हमारे यहाँ खुद ही व्यवस्था ऐसी। किनुआ आप आज अमेरिका में सबसे अधिक एक्सपेंसिव फूड किनुआ माना जाता है। अरे हमारे यहाँ चौलाई है, कितनी सारी हमारे यहाँ कोदू है, कोदू के धान आप भूल गए लोग कहते हैं कोदू के धान। हमारे पास इतनी वैरायटी की फसलें हैं अपने देश में। मौसम जगह जगह ऐसा है, अपने देश की ये सारी की सारी वो चीज़ें उन पर अध्ययन करा के और हम उनका मार्केट क्रिएट करें। इसलिए इस दिशा में हमने एक प्रयास कर रहे, छोटा प्रयास, फिर हम लोग बहुत छोटा प्रयास करते हैं। सिक्किम, हमें पता लगा कि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है। मैं अपने जब ये पड़ाव पे था तो सिक्किम भी पहुंचा। वहाँ मैंने सरकार के लोगों से बातचीत की कि आप और हम मिलके एक कंपनी लगाते हैं। वो तैयार हो गए, सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स करके। अब वहाँ पूरा देश ऑर्गेनिक हो गया। तो हमने यहाँ पहले ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पहुँचाएंगे यहाँ की। तो उन्होंने लोगों ने मुझे बताया कि भाई उनकी तो यील्ड कम हो गई, उनकी डिजीज़ हो गई, उनको कार्डमम उनका होता था इतना बढ़िया, वो ख़राब हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ। हम लोग वहाँ सब उनको न्यूट्रिएंट, पेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे। तब प्रोसेस करेंगे, उसका मार्केट क्रिएट करेंगे। तो हर जगह ऐसे हमारे हर प्रदेश में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतनी डिफरेंट का क्लाइमेट है कि आप उन प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें इस तरफ जहाँ हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ जाना चाहिए। हम बहुत प्रोटोटाइप तरीके की एजुकेशन करते हैं। हमारे हर चीज़ ये है, अरे वो जो कल था वो जो कल था वो आज करो, वो कल करो। हर दिन बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। ये दुनिया फास्ट फॉरवर्ड की है। ये दुनिया ये नहीं कि ये होता था हम ये करेंगे, ये नहीं है। आज हर बच्चा दूसरे तरीके से देख रहा है। आज हर बच्चा जो है, हमारा जो छोटे बच्चे हैं हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो इससे हमें उस तरफ देखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ इफ्को के महाप्रबंधक निदेशक उदय शंकर अवस्थी जी। इनसे बात की, इनके उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में जाना। और हमारी लाइफ टुडे की भी कामना यही है कि इफ्को जिस तरीके से किसानों के हित में काम कर रहा हो, कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, वो और बढ़े। फिलहाल ये शो एंड करने का वक्त आ गया है। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।